नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 2,95,00,000 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के साथ 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। आज हम इसी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी अनिल। Well, thank you, C.S. Joshi there. Looking at affordable housing is fast taking center stage internationally as well as in the national agenda in India. With housing recognized as a basic need, governments at every level are discussing ways and means to provide access to housing for their citizenry. Housing is where the jobs go to sleep at night. The quantity, quality, availability and affordability of housing becomes a key component in national economic competitiveness. The average completion time for houses under the restructured Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin has come down to 114 days as compared to 314 days earlier. The increased pace for construction of housing has resulted in completion of 1,10,00,000 houses, which includes houses to 1,46,000 landless beneficiaries under the scheme. How will this be a turnaround for Gramin India? We'll take a look in the next 60 minutes. C.S. Joshi, who's my co-anchor, will tell us who are the experts who are joining us on the show on Atmanirbhar Bharat. बिल्कुल, और विशेष मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं NN सिन्हा, सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के, और डॉक्टर PS राणा, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं हुडको के। उसके अलावा नूपुर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की। तो ये काफ़ी ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं और इनके साथ हम बातचीत शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं सचिव रूरल डेवलपमेंट NN सिन्हा जी से। NN सिन्हा जी, अगर इस पूरी योजना को देखा जाए तो जिस तरह से अब दिनों की संख्या भी कम हो गई है घर बनाने की, किस तरह से आप इस योजना की सफलता को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो ग्रामीण आवासहीन व्यक्ति हैं उनको उनके हाथ में ही इसके निर्माण की पूरी शक्ति सौंप दी है, उनके हाथ ही पूरा जिम्मा दे दिया है। दूसरा ये है कि हमने जो पहले आवास बनाए जाते थे उसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा आवास बनाने के लिए लोगों को राशि उपलब्ध करा दी। तीसरी बात यह है कि ये जो आवास हैं वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, उसमें स्थानीय सामग्रियों का उपयोग हो, गुणवत्ता सुधरे, भूकंप रोधी रहे। इसके लिए अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके लिए उनकी जलवायु के अनुरूप, उनकी स्थानीय निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता के अनुरूप हमने अलग अलग हाउसिंग डिज़ाइन बनाए और उसका डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल तैयार किया, जिसके आधार पर लोग वहाँ पे उसको देख के बना रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें कारीगर लगे हुए हैं उनका कौशल सुधरे, इसलिए जो भी राजमिस्त्री हैं उनकी बड़ी पैमाने पे हमने ट्रेनिंग कराई। तो इन सब का मिला जुला परिणाम, प्लस इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही है प्रोग्राम की डिलीवरी में, वो ये है कि पूरा का पूरा ये एंड टू एंड जो स्कीम का एग्जीक्यूशन है वो डिजिटल हो गया है। तो आपका हाउसिंग का सैंक्शन भी डिजिटल है, उसके जो प्रोग्रेस होते हैं उसमें 4 या 5 समय पे जियो टैग्ड फोटोज़ लगती है, उसके आधार पे ही उनको राशि स्वीकृत होती है और राशि सीधे उनके खातों में चली जाती है। तो पूरा का पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया जो ट्रांसपेरेंट है, जो आम जनता के लिए अवेलेबल है। तो इनका और इस प्रकार से जो पूरी व्यवस्था तैयार की गई है, ग्रामीणों को जो फैसिलिटेशन कराया गया है, इसके आधार पे काफ़ी बड़ी संख्या में बड़ी गुणवत्ता वाले मकानों का निर्माण हुआ है। और हम ये कह सकते हैं कि जब पहले बेनिफिशियरीज की जगह पे कोई ब्लॉक का अभिकर्ता या एजेंट इसका निर्माण करता था, उसकी जगह पे जो अब घर बने वो वास्तव में हाउस नहीं बल्कि होम हो गए। लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने एस्थेटिक चॉइस के हिसाब से रंग रूप आकार उसमें जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई है।
और एक और बात जो अभी के जो रिस्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में डाली गई है, वो ये कि बाकी स्कीमों से इसका कन्वर्जन सुनिश्चित कराया गया है। तो हमने महात्मा गांधी नरेगा से इसकी कन्वर्जन सुनिश्चित कराई ताकि लेबर कंपोनेंट मिले। इसके अलावा हमने इसकी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उससे इसकी लिंकेज कराई है, तो उससे इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स उपलब्ध हो जाता है। सौभाग्य योजना से जो बिजली का कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन है, नल से जल योजना भी जहाँ भी लागू की गई है वहाँ से हाउस होल्ड वाटर कनेक्शंस अवेलेबल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये मिनिमम कन्वर्जेंस मैं आपको बता रहा हूँ, पर कई कई जगहों पे जैसे मुझे बताया गया कि 15-15 लोगों ने लिंकेजेस या कन्वर्जेंस जोड़ी है। तो इस प्रकार से जो हमारा लाभुक है, जो इसका बेनिफिशियरी है, उसको इस आवास को अपना आवास बनाने और इसको होम की हाउस की जगह होम बनाने के लिए जितनी भी फैसिलिटेशन सरकार उपलब्ध करा सकती थी वो सारी हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की है। और इसमें राज्य सरकारों का बहुत ज़बरदस्त हमें सहयोग मिला है और हमने एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी जो स्थापित किया वो उसका भी हमें बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है कि हमने विभिन्न राज्यों में जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं उन पे उनकी रैंकिंग कर दी है। और अब हर जिले में, हर राज्य में इस बात की होड़ लगी हुई है कि कैसे उस रैंकिंग में लोग अपना स्थान ऊपर रखें। तो इस प्रकार से भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में काफ़ी गति हमें लाने में सफलता मिली है। मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। और जहाँ पे मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि जहाँ 2011 से लेकर 14 तक में हम करीब 25 लाख घर बना पाए, उसकी जगह पे अगर हम देखेंगे तो 2014-15 से लेकर 19-20 के बीच में हम लोग 1.82 मतलब 1 करोड़ 82 लाख घर बना पाए। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने इसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन तंत्र है, उस क्रियान्वयन तंत्र को ही हमने बदल दिया और जो बिल्कुल ही लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप था, लोगों की ज़रूरतें पूरी करता था और जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से पारदर्शिता प्राप्त की जा सके। NN Sinha ji, when you talk about convergence, about various schemes being put together, how did you manage getting, the workload or, houses completed in 314 days now coming down to 114 days? How big a challenge was it and how was it achieved? See, the basic point is that once we had drawn up the housing design types, so then we also estimated the kind of material that would be required. So, for example, how many bags of cement, how many pieces of bricks, how much quantity of sand, etc. all were estimated. Then all this information was provided to the beneficiary, and then money was going directly to the hand of the beneficiary. So they put in their best effort and they were able to ensure that the houses were built in 114 days instead of 314 days. ठीक है, PS राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं हुडको के। राणा जी, इस पूरी कवायद को अगर आप देखें तो जिस तरह से घर बनाने के जो दिन होते हैं एक घर को बनाने के, वो दिनों की संख्या घटाई गई है और जिस तरह से अभी सेक्रेटरी बता रहे थे कि 2014 से पहले 25 लाख घर बनते थे, लेकिन अभी तक उसको देखा जाए तो वो करीबन 5 गुना 6 गुना से भी ज़्यादा आगे चला गया है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको कुल मिला के आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर गांव की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक पूरा एक ताना बाना इससे अब बदल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम टोटल सिनेरियो देखें तो गांव में हमारे करीब 25 करोड़ घर हैं। हमारा नंबर की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हाउस होल्ड्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज वर ऑलमोस्ट सेम। जो रियल प्रॉब्लम हमारी दो तरह की है। एक, साइज ऑफ द हाउस। आप देखेंगे करीब 75% घरों में द हाउस होल्ड साइज इज मोर देन 3 मेंबर्स। लेकिन 75% से ज्यादा घर
2 कमरे या छोटे हैं। तो साइज जो है, फैमिली साइज बड़ा है 75% लोगों का, लेकिन हाउस साइज छोटा है, 2 कमरे या उससे छोटा। उसी तरह से दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी आती है, क्वालिटी ऑफ हाउस पर आती है। एक साइज ऑफ द हाउस पर, दूसरी क्वालिटी ऑफ हाउस पर। उसमें देखेंगे आप कि जो पक्के घर हम कहते हैं उनका नंबर बहुत कम है, या तो दीवारें भी कच्ची हैं या छत कच्ची है। तो इस तरह से हम जब टोटल देखते हैं तो इस स्कीम में सबसे बड़ी अच्छी, जैसे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, कि हम उन्हें पैसा देते हैं और वो सिर्फ नए घर के लिए नहीं, इंप्रूवमेंट ऑफ द ओल्ड हाउस या एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड हाउस के लिए भी है। वो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था इस स्कीम में, कि आपका छोटा घर है उसको बड़ा करने के लिए भी आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो सब्सिडी के रूप में और पार्टली लोन के रूप में और पार्टली ग्रांट के रूप में, जो भी। तो उससे बड़ा, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया है। जो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स का तो इम्पैक्ट एक है ही, साथ में ये जो इम्पैक्ट था कि आपको अपने कच्चे घर को पक्का करने के लिए या छोटे घर को बड़ा करने, क्योंकि गांव में नॉर्मली जमीन उनके पास होती है, इसलिए बेसिक चीज थी स्ट्रक्चर क्वालिटी इन साइज एंड। तो ये दोनों चीजों से हमारा इसमें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आया। दूसरा, लोकल टेक्नोलॉजी एंड लोकल स्किल्स, उसका भी इम्पैक्ट कॉस्ट में काफी पड़ता है। तो उसी पैसे में आप बड़ा घर और अच्छी क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर पाए। अब ये देखिए, अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो पक्के घर मुश्किल से 20% थे गांव में, तो 80% में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है जी। तो ये इस स्कीम में इसीलिए काम फास्ट भी हुआ है, क्योंकि लोगों ने खुद कराया है इसमें। क्योंकि नॉर्मली जो गवर्नमेंट मकान बना के देती थी, जैसे इंदिरा आवास वगैरह में, उसमें होता था ठेकेदार बना के देता था, उससे कॉस्ट भी बढ़ जाती थी, टाइम भी बढ़ जाता था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। ये सब चीज जब वो खुद कर रहे हैं तो उसमें सब चीजों में इससे ये स्कीम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्प्रूवमेंट है बाकी पुरानी स्कीमों से। ठीक है, नूपुर तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की। नूपुर जी, इस पूरी कवायद को अगर हम देखें तो अभी तक काफ़ी सारे घर बन चुके हैं और जो लक्ष्य है उसको भी समय पर पूरा करने की बात कही जा रही है। तकनीकी का इस्तेमाल भी वहाँ पर किया जा रहा है और जो एक घर को बनाने के दिनों की संख्या होती है उसको घटा के 300 के करीब दिन पहले लगते थे, उसको घटा के 114 दिन में उसको लेके आया गया है। किस तरह से इस पूरी कवायद को आप देखती हैं? और साथ ही साथ इन घरों में सबसे बड़ा एक इसका पहलू ये है कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनको भी 90 से 95 दिन का काम मिल रहा है इन घरों को बनाने में। देखिए, ये जो पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आपने कही, अपने आप में काफी बड़ी स्कीम है, उपलब्धि है। और जितने भी अभी सबसे ज्यादा कोविड-19 में इतने माइग्रेंट लेबर्स जो वापस अपने गांव गए हैं, जिन्हें ढंग से घर नहीं है, घर भी है तो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, कच्चा घर है। और जैसे असम की ही बात करें, अभी जो वहाँ स्थिति है, तो ये पक्का घर मिलना, एक सुरक्षा मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और इसकी जो सिनेरियोज में देखी गई है कि वहाँ की लोकल गुड्स यूज की जा रही हैं मनरेगा के थ्रू, वहीं के लोग ये सारे स्कीम में लगे हैं और अपना घर बना रहे हैं। तो इसमें जो एक खुद ही वो वर्क कर रहे हैं, तो मनरेगा के थ्रू इन्हें स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर है, इन्हें खुद भी काफी बड़ा काम मिल रहा है कि ये कर सकते हैं और खुद अपने घर को बना रहे हैं। और इसमें एक वुमेन होने के हिसाब से मैंने जो सबसे अच्छी बात देखी कि हाइजीनिक एरिया बनाया गया है, इसमें एक किचन एरिया बनाया गया है। वो सिर्फ एक हेल्दी कुकिंग स्टाइल वहाँ पर शुरू हो सकता है और हेल्दी लाइफस्टाइल जो गांव के लोग हैं जो कच्चा मकान में उतना नहीं कर पाते थे, पक्का मकान में ये सब चीज कर सकते हैं। तो ये जो सरकार ने बनाई है स्कीम, और इसमें जो लोकल गुड्स को यूज करके वहीं के लोगों को लेकर के, और इस समय में जो पेंडेमिक 20 अप्रैल के बाद फिर से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तो मुझे जितने भी एक आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काफी सक्सेसफुल रहेगा। असम में जैसे कहा गया है कि तकरीबन 3 लाख से ऊपर, 3,60,000 के ऊपर मकान बनाने थे और 2020 तक ये और 2 लाख मकान 2,70,000 के आसपास बना देंगे। और इस 20 अप्रैल के बाद 4,700 मकान इन्होंने बनाई है। तो इतने सारे लोगों को एक पक्का घर देना और सुरक्षा देना
और वो भी इतना हाइजीनिक कंडीशन में रखना, ये स्कीम और मनरेगा के साथ जुड़ने का जो पूरा है, इसमें अलग से टॉयलेट की भी फैसिलिटीज हैं, वो अलग एक प्रोविजन है, तो ये काफी एम्पावरमेंट की स्कीम है। Coming back to NN Sinha ji, given the multiple dimensions that are there in rural housing challenges, a coordinated strategy needed to be evolved for this. What were the challenges that came, when you put together these coordinated strategies? So I mean, one was that we didn't know the quantum of the challenge. So then, fortunately, at the time when we started to conceptualize the program, we had this socioeconomic caste census data that gave us the size of the challenge. Then the other thing was that we were merely monitoring. We were not basing it on the on a transactional basis. We were not aware of what was happening in each individual houses. So what we did was to make it a completely transaction-based portal or completely digital platform for implementation of the scheme. So at this moment, we are aware of, in respect of, let's say, any beneficiary in any district, block or village as to what his status of house is, how much money has been provided, what was the last stage of which photo was taken, where his house is located. So every transaction is online, and we are aware of the complete situation on the ground. The other challenges was that the money was not directly flowing to the accounts of the beneficiaries. So what we did was to base it on the DBT platform so that the money went directly to the account of the beneficiary rather than flowing through a very circular channel in which the money went from the state center to state to district to block to the beneficiary. So we cut short the channels of funds flow and made it direct to the beneficiary account. And improving the quality of monitoring, that was also a major challenge, and which we handled, as I mentioned, using digital platforms very extensively. So all these issues of implementation have been addressed, and as I had mentioned in my opening remarks, that we also kind of bridged the skill gap in terms of training of masons to ensure that they knew the basic techniques to construct the house. Also, because the housing design types had not been developed and adapted to the local situations, so what was happening that certain fixed design types were being forced upon the people, which may or may not have been appropriate for a particular situation. For example, let's say if you are located in the high rainfall areas of the northeast, and if your house is like a flat roof type, then you have an issue of lot of rainfall and rainfall battering your house. Whereas if your house has the sloping kind of a roof, it is much better in handling the rainfall and other situations. So all these local situation specific and design adaptation, which were popular in those areas, which used local materials and which were strong enough to be climate resilient, resilient to the earthquakes and other such threats. So all these steps have been taken to address the issues of quality, the issues of execution, the issues of traceability, improvement of monitoring, and because of these steps, you can see large number being executed in short periods of time and houses which are truly liked by people. सिन्हा साहब, अगर अभी के वक्त को देखें तो अब कोरोना महामारी के कारण देखा गया कि जितने भी जो माइग्रेंट मजदूर थे वो अपने घरों में वापस चले गए हैं और एक बार फिर इन घरों के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, तो उन मजदूरों को वहाँ पर काम मिले, इसको किस तरह से आप प्रोत्साहित कर रहे हैं? इनफैक्ट आप जानते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम का एक अभियान
20 जून को स्टार्ट किया था, उस अभियान में हमने करीब 15 लाख नए घरों के निर्माण का लक्ष्य भी रखा था और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। तो न सिर्फ नए घरों के, पुराने जो घर जिन पे काम चल रहा था उनको पूरा करने की दिशा में, बल्कि नए घरों के भी निर्माण हम स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे कि वो नए घरों के माध्यम से नए निर्माण कार्य शुरू हों और जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं अपने घरों में उनको काम मिल सके। आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनमें भी कईयों के घर पहले से स्वीकृत थे। अनफॉर्चुनेटली अपने माइग्रेशन के चलते वो उन घरों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हमें कई जगहों से ये भी सूचना मिली है कि जिन घरों पे काम लगभग रुक सा गया था उनमें भी कईयों पे काम शुरू हो गया है और उनमें से भी अच्छी खासी संख्या में घर पूरे हो पाएंगे। तो मैं एग्जैक्ट नंबर्स आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये मेरी क्वालिटेटिव फीडबैक लोगों से प्राप्त हुई। बिल्कुल। Okay. जी अनिल। Well, Dr. P.S. Rana there, the former CMD Yes. of HUDCO also there with us. Mr. Rana, how would you look at it? Has it been official technical support that's been, a game changer when it comes to the number of days coming down when it comes to construction of houses in rural India? Also, the quantity of or the quantification of numbers when you look at that rural India, when it comes to rural India, the number of houses that have been created have gone up. Actually, there are two things I would like to highlight here. Of course, the number of days has come down because we have gone away from the formalized tendering and all that system, and Okay. people are constructing. So naturally, that lot of time saving is there. Number two, one issue is coming here because these are all individual houses in the village. They are not as a campus. Okay. Because individual lands owners have applied for a housing loan or the grant and they have constructed. So the infrastructure, the servicing will become an issue. How to, the services have to be integrated for the entire village practically, not for individual houses. So that will be one issue. Another major issue which I foresee now and which would have been tackled care if we have implemented the concept of Pura effectively. The concept of Pura promoted by our former president, Dr. Kalam, was to create urban growth centers within the group of villages so that you create employment opportunities Okay. through industries and other sort of non-agriculture sector employment as a cluster of villages together so that people get their employment as close to the house as possible. So that and stop migration to the large cities. Okay. So I think that area need bigger attention now when people have reached their villages, and to stop future migration also to the larger cities. The concept of Pura need top attention now. Okay. And I think I would request the secretary being here, because it is the domain in the Rural Development Ministry, that the Pura is given due attention today and create such, and that will also be helpful in Atmanirbhar Bharat. Because if we create more industrial units in decentralized way, it will bring a more uniform and integrated development of the region. And I think at least 1 or 2 centers in each district are immediate necessary. When we are doing so much investment, I think these industrial growth centers, and we can call them integrated industrial townships or growth centers, which will attract or absorb the local employment and create training centers there. So I think that is another area which need, because house is meaningless unless there is a job nearby. True. We have to have jobs nearby to have the meaning of the house to be occupied. Otherwise, what will happen? If the jobs are in the major cities, these houses will remain empty then, because people will migrate to the cities. Right. Ultimately, the rural population will diminish unless we take the cities to the rural areas. Okay. We take the industries to the rural areas. So I think integrated rural development is the need of the day. And that will fulfill both the requirement. That means housing and jobs together. So our attention on the jobs creation and industrial or economic activity in those areas is the key today. Okay. नुपुर तिवारी, आपको क्या लगता है जो डॉक्टर राणा जिस तरह से बोल रहे हैं,
अब गांव में जब लोगों को अपने पक्के मकान मिलेंगे, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक जो परिवेश है वो बदलेगा। और जिस तरह से डॉक्टर राणा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो इंडस्ट्रीज बड़े बड़े शहरों में लगी हुई हैं उनको गांव की ओर ले जाया जाए। किस तरह से इसको कर सकते हैं, और लोगों को अगर पक्के मकान मिलेंगे तो उसके बाद इसको करने में कितना आसानी होगी? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि घर मिलना और वो भी पक्का घर मिलना जिसमें बेसिक एमिनिटीज पूरी हैं, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जब नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय पहले, कोविड के पहले जब मैंने विजिट किया था, शिलोंग वगैरह के विलेज एरियाज में, काफी इंटीरियर एरियाज में, उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान वगैरह बनाए गए थे, जिसमें वो कॉलोनियल हाउसेस की तरह थैश रूफ नहीं थे, वो इंक्लाइंड रूफ्स वगैरह थे, वो इतने खूबसूरत मकान थे। और उसको इनफैक्ट जब हम लोग गए देखने, तो हमने यहाँ देखा कि कुछ तो जिन जो मकान के ओनर्स थे उसमें रहने से डर रहे थे, इतने अच्छे मकान में हम कैसे खाना बनाएंगे, कैसे रहेंगे। और उन्होंने पैरेलल अपने पुराने जो कच्चे मकान है उसको भी मेंटेन करके रखा है, वो दोनों को यूज कर रहे हैं और मेजरली खाना वगैरह जो है वो कच्चे मकान में ही बना रहे हैं। ये बहुत सारी जगह में हमने देखा, और वो इतने खूबसूरत मकान है कि उसका मेंटेनेंस भी बहुत ही ज्यादा शायद उनको उसमें देना पड़ेगा। तो मकान होना अपने आप में बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि है, बिलोंगिंगनेस एक है। लैंड तो उनकी थी ही पहले, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो माइग्रेट फिर से करते हैं और इसी अनसेटल्ड सिचुएशन में रहते हैं, तो उस मकान का क्या की यूटिलिटी क्या होगी। और Okay. एमजी नरेगा में भी जो अभी वेज बढ़ा दिया गया है, जो 218 रुपए के आसपास कर दिया गया है, थोड़ी बहुत उन्हें उससे फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोलने की जरूरत है। Okay. Coming back to the Secretary Rural Development NN Sinha, is that the need of the hour, and is that being incorporated now, as, population is heading back to villages during this particular pandemic times, that integrated rural development, is that being taken into account and also being, used during this particular times? I think we are entering into a very larger debate, and while I share some of suggestions being made by my fellow panelists, I think migration is an individual's choice, and it's often done with respect to improvement of economic opportunities. Okay. And therefore, it's important that economic opportunities increase everywhere. So why only rural areas? I mean, today we see a lot of economic distress in the urban areas as well. So do we mean that everything is hunky-dory in urban areas and everything is bad in the rural areas, or vice versa? So I think what we need to do in rural areas is certainly what their core competencies are, and we should try to capture as much value as possible in the rural areas, and intensify our operations where our productivity is not as high as it ought to be and as high as it is in many other parts of the world. Try to do primary processing, secondary processing, or farm gate processing to the extent possible. Try to form structures such as producer group or producer companies which retain part of the value of the value chain within the hands of the farmers themselves. Improve the infrastructure in the rural areas. But I think given the population that we have in the rural areas and given the resource base that we have in the rural areas, I think balancing exactly the rural areas and finding economic opportunities for all in the rural areas would be a very difficult call at this point in time. We have to, if you see the economic numbers, you will see that the productivity level between the rural areas and urban areas bear a ratio of about 1:6. So there would always be lure of people to go to the urban areas because what a person could get in the rural areas,
he can get, say, 3 to 4 times. So that issue will need to be addressed. One suggestion which was made by Dr. Rana in his remarks just now, of creating industrial centers in the rural areas is certainly quite relevant. But we'll have also to see if there are advantages. It's not by creation of infrastructure facilities that industries develop. There have to have other factors, for example, improved logistics, improved transport infrastructure, proper electricity supply, law and order situation, ease of doing business, availability of social infrastructure. So you will have to take all of these inputs together, and I'm very happy to tell you that the Rural Development Ministry is working at a concept called Syama Prasad Mukherjee Rural Mission, which is kind of based on the our President Kalam's original vision of Pura, and we are working at about 300 such clusters, and we will be persuading government to take up more such numbers in future. So, and the idea there is that we not only improve the citizen facilities, the basic infrastructures for water supply, electricity, education, health, but also economic activities, so that more and more of the economic activities happen in the rural areas. I should also tell you that even at this point in time, half of the economic value is being generated in the rural areas, in manufacturing sector. If you see the services sector, 1/4 of the value is being captured in the services sector in the rural areas. But given the size of the population that we have to cater to in the rural areas, then that is insufficient. So we'll have to move our act several notches up if we are to actually cater to the entire demand of the rural areas, and if we are able to, if we intend to bring them at par with the urban citizens of India. Sinhaji, you mentioned jobs and social empowerment as two different, opportunities. But can there be an amalgamation? Can there be a relation between the two? Can you come again? I couldn't catch the point. Can you come again? I said, jobs and social empowerment are, two different opportunities. Is there a point of, they both meeting and they both relating to each other? In a sense, see, I take the example because rural development only, because if you take the program of National Rural Livelihood Mission, True. So it is concentrating on the women as the primary focus and vehicle of development. So at this point in time, we have constituted around 64 lakhs self-help groups, and we have about 7 crore members of the self-help group. And our focus there, while working with these women, is to improve upon the livelihood situation of all of these women. This is one platform where the empowerment and development both are being brought together. So they take up multifarious economic activities, not only cultivation but also animal husbandry. They also do fishery. They also do livelihoods around the NTFP, the non-timber forest produce. They do some retailing and some non-farm businesses. And we are trying to expand their livelihood base so that more and more higher order economic activities are being taken up by them, and more and more of the portion of the value chain is being kept and retained by the women. So that's how we intend to marry, but there could be many other models. Depends on what your locus and focus is. ठीक है डॉक्टर राणा, जिस तरह की रफ्तार चल रही है उसमें आपको क्या लगता है कि 2022 मार्च तक पूरा हो जाएगा लक्ष्य? देखिए, हाउसिंग का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमारा बेसिक इशू था, आप देखिए कि रूरल और अर्बन का जो हमने एक सेपरेशन कर रखा है, क्लासिफाइड, वो एक आर्टिफिशियल है. देयर इज नथिंग लाइक रूरल और अर्बन एज सच, इट इज ए कंटिन्यूम.
And I think even the concept of Pura, I had the opportunity or the honor of assisting Dr. Kalam in this project Okay. in those days. So our objective was, it was sort of planned urbanization with rural ambience. That means make the cities in part of the rural areas in such a way so they had the rural ambience. But you know, in all developed economies, the urbanization is 80% plus. Okay. In India, it is still between 30s. So we have to go a long way. Actually, the rural does not mean, you know, a village can also be the same standard as a urban, but True. for secondary and tertiary activity, a certain economy of scale is required, certain Okay. concentration is required. So that is why if a cluster of 20, 30, 40, 50 villages, and if a growth center between them is created with a total population of 1 to 3 lakhs, that become a sort of rural urban growth center. Okay. You know, it is not that we are not saying it should be rural or urban. This is an artificial classification. Actually, it is the integrated development which is important. And if we have the same quality of life everywhere, you know, today our agriculture activity contribute only 14% to the GDP, around that. But more than 51% labor force is loaded on agriculture. So how can, as Secretary said, the productivity is 1 to 6, rural and urban. Now, how to bring that parity in equity, and then only we can bring parity in per capita income and prosperity. So we have to uplift the rural. Okay. So those activities so that their productivity goes up, and that will come from secondary and tertiary activity. So we create growth centers. I think there should be an integrated development. Let us forget what is rural and what is urban in this aspect. So I think a joint approach, let us not say this is my territory, this is your territory. It is all our Indian territory. Okay. And we should develop it in a integrated manner, in a, you know, spread up. Primate city syndrome, that if we create facility in few cities, that create primate city syndrome, and all large cities, can you think of cost of maintenance of population, cost of living goes how much? In Delhi, can you think of the land prices today? Or in any Bombay or any city? Because this concentration leads to high cost of living. So Nupur, we have to have a moderate level. Okay. Nupur, you've traveled far and wide. Nupur, what could be the next role? You know, here Dr. Rana is suggesting integrated development. What are the hurdles in integrated development, you know, bridging that gap between rural and urban? I don't totally agree with the kind of a model that is given by Dr. Rana. Okay. Because many of the remote areas, especially in the tribal areas, had been traveling a lot. At present, the minor forest produce collection and value addition, even during the time of COVID and post-lockdown, have really, the results have been so good that Odisha itself sold those products and got, you know, resource in crores. That was all on the website of the ministry. So what they have done is there's a complete self-help group that is through the TriFed and other organizations. There is a value chain addition to the products. And now this minor forest produce collection has not stopped. Rather, after this migration, the whole village, the families, everything have joined into that. And the self-help group as an integrated group, it's a collection of the people who are themselves belonging to that village are getting specialized training, and in return they are giving the training to these minor forest product collectors and all, and giving the training on value addition like honey collection and how to make it and various other things like plethora of there are 49 items which are there that has been enlisted. And then after that they are also marketing it, and there is also minimum support price where the government is collecting where the produce are not sold, but that's a different thing. But if we talk of generating the resources, yes, we have to think that this area, especially village, is not just a area which is very close to the urban, but many village areas are in a very remote areas
where there are certain specific conditions which cannot be considered even brought on a unilateral on a same line with the urban areas. So the distinction is there even if we are constructing the houses for them, but the situation is different. So yes, we need to have development which has to be very village rural specific. There are certain areas which could be combined, but not every area can be taken from the same land. So these kind of value additions and generating jobs by the implementing all those programs of the government, as I said, MSP for MFP, for the minor forest produce collection and all, are generating good results. And Manrega itself has taken up in a different shape. This kind of involvement is there, but the right selection of the beneficiary, especially in some of the cases, would have seen that they have taken the signature of the beneficiary who are illiterate by the vendors and all, and showing that the money is paid to them and all. So if there is a close monitoring of these factors, then everything as per the guidelines is very encouraging, and the migration can be stopped at this level. प्रोफेसर नुपुर, एक सवाल और है, जैसे कि अभी सिन्हा साहब ने बताया कि 2014 से पहले जो घर बनते थे उनकी संख्या अब बढ़कर 5 गुना 6 गुना ज़्यादा चली गई है, लेकिन अगर घर की क्वालिटीज़ की हम बात करें तो आप विभिन्न इलाकों में घूमते रहती हैं, आप वहाँ पर किस तरह से घर बन रहे हैं वो आप देखती रहती हैं। पहले 2014 से पहले जो कंस्ट्रक्शन होता था और अभी क्या कुछ अंतर आप देख रही हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं घूमती नहीं हूँ, मैं अपने काम से जाती हूँ, मेरी पढ़ाई ही वही है जी। तो मैं काफी जगहों में जाती हूँ, लेकिन हाँ, अभी के घर जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले फरवरी की मैं बात या मार्च, जब लॉकडाउन के पहले नॉर्थ ईस्ट में मैं गई थी, काफी जगहों में मैं गई अंदर तक, और जैसे मैंने बताया ये मकान की कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़िया थी और ये मकान जैसे बनाए थे इतनी यूजर फ्रेंडली थी, जैसे किचन की लोकेशन या फिर आपके जो रूम्स जैसे बने हैं, बहुत बड़े वेंटिलेशंस इसमें थे जिसमें लाइट पूरी आ सकती है, और क्वालिटी घर की क्वालिटी इतनी थी, जैसे सीपेज वगैरह तुरंत जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट में काफी बारिश होती है तो सीपेज हो जाता है, तो मैंने काफी इनसे क्रॉस एग्जामिन किया, उन्होंने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं है, कहीं सीपेज नहीं है, और जमीन जो उसमें मटेरियल यूज किया है बहुत ही अच्छी थी। तो जो थोड़ी बहुत मेरे एज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में दे सकती हूँ वो यही था कि कंस्ट्रक्शन हैज रियली इम्प्रूव्ड, इट हैज बिकम वेरी यूजर फ्रेंडली, और इन्हें इस मकान में आकर बहुत ही एक दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ ओनिंग दिस काइंड ऑफ हाउस। इट्स नॉट इट्स अ काइंड ऑफ अ लग्जरी from we can say that if the word is not taken in a wrong way, that's a kind of a luxury house from them. ये बस एक खाना पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छे मकान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, यही सवाल आपसे है कि 2014 से पहले आपने बताया था कि आंकड़ा क्या था, अब क्या आंकड़ा हो गया है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिल्कुल 2014 से पहले किस तरह की क्वालिटीज़ आप देखते थे और अभी क्या कुछ फ़र्क आप लोग लेके आए हैं? देखिए, जो नुपुर जी ने बात कही, मैं उस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। ये क्वालिटी तो अगर आप जो हाउस और होम का जो डिफरेंस आप समझते हैं वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अब जैसे देखिए, छोटी सी बात लीजिए, एक किचन स्लैब हम देख रहे थे अभी जो आप वीडियोस दिखा रहे थे, आपने देखा कि जो जहाँ पे किचन उनकी थी वहाँ पर पूरी टाइलिंग लगी हुई है, नीचे पूरा का पूरा विट्रियस टाइल लगा हुआ है, उसके घर के आकार, उसके रंग, उसमें जो एडिशनल फीचर्स हैं, तो कुल मिला जुला के हर परिवार ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको बनाया है। मैंने कई जगहों पे ये देखा कि छत पर चढ़ने के लिए उन्होंने सीढ़ी बना ली, तो इस प्रकार से उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाने का लोगों ने काम किया। और ये एक बात हम लोग को जरूर रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो भी गरीब से गरीब आदमी है उसको अपना घर बनाना आता है। ये थोड़ा ना ऐसा लिखा हुआ है कि जो अमीर आदमी है या जो मध्यम वर्गीय आदमी वही घर बनाना जानता है जी। गरीब आदमी भी घर बनाना जानता है। और हमारे प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी सफलता है कि हमने उसके हाथ में वो कुंजी दे दी है कि वो अपने ड्रीम्स रियलाइज कर सके। और मैं समझता हूँ कि आज जो हम क्वालिटी देख रहे हैं बस वही उसको इनेबल करने का ही ये परिणाम आज हमको ये सामने दिख रहा है। और क्वालिटी में तो मेरा ये सर्विस का 33वां साल है और मैं ये कह सकता हूँ कि
इस पूरे पीरियड में जो घरों की गुणवत्ता आज देखने को मिल रही है, इतनी मेरे पिछले 33 साल की सर्विस में जो प्री 2014 पीरियड था, उसमें तो मुझे देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ है? क्या अंतर आप लोग लेके आए? क्योंकि पहले भी काम होता था, वही सिस्टम पहले भी था, वही सिस्टम अब मैंने भी। हमने लाभुकों के हाथ में इसकी शक्ति दे दी, पैसा उनके हाथ में दे रहे हैं, मैसन्स को ट्रेन कर दिया है, हाउसिंग टाइप्स हमने बना दिए हैं। तो अब जब हम मध्यम वर्गीय आदमी घर बना सकते हैं अच्छा, जब उच्च वर्गीय आदमी घर अच्छा बना सकते हैं, तो हमारा गरीब भी बना सकता है। कौन सी ऐसी बड़ी बात है? तो बेसिकली आपने उसके हाथ में शक्ति दे दी, उसके हाथ में पूंजी दे दी, बन रहे हैं घर। पहले क्या होता था सर? पहले था कि ब्लॉक का कोई एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर उसको बनाता था, वो उसके कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट जुड़े हुए थे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते थे और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल्स होती थी, और इसको हमने इस पूरे प्रोग्राम में कट डाउन कर दिया है। हाथ शक्ति बेनिफिशियरीज के हाथ में दे दी, शक्ति सिटीजन्स के हाथ में दे दी, और ये बिल्कुल जो सिटीजन्स क्या रियलाइज कर सकते हैं, इसका पूरा पावर हम इस स्कीम में आज के दिन में हम देखते हैं। Okay, now we are hitting that fag end of the program. What exactly this, Gramin Awas Yojana, how exactly, what's been, success of India's story when it comes to rural development? How can the world learn from it? I'll ask all the three panelists here. Let's begin with the secretary. On what can the world learn from this particular model that we put together? One, we believe the beneficiary. Okay. We enable him with all the access to necessary resources, financial, technical, advisory, all of that. We have a digital platform which does the end-to-end tracking of the entire program implementation and enables him to get financial resources directly. Have a good program architecture which monitors on a very granular basis the progress that's happening. Have a kind of a competition between different implementing units so that they are able to see what their performances are vis-a-vis their peers. Then very strong monitoring. So all of these have these are the lessons to be learned by any country, any geography which wants to emulate such a program. I should tell you that by 2022, we would be having no kacha houses if all the necessary financial resources come by. Okay, Dr. Anand, what could be the lessons that the world can pick up, considering the challenges and the opportunities that are there? What could the world pick from India's success story, especially in rural India? The biggest story which is the scale, that India can operate at a scale which nobody else has done so far. So, but one thing I would like to add here, keeping people in the good housing, we will need two things more. As I said, jobs not beyond 1 hour travel from the house. Secondly, other facilities like education, health, and markets. All those things have to be within accessible distance. And that is why the concept of Pura was introduced, that even the remotest village should not be beyond 1 hour from a growth center which has all these facilities and opportunities. Because the housing, if we don't provide that, the people will migrate and all this housing will become empty, or major part of it, because urbanization or urban activity will attract at least 80% of the workforce. So I think that is why we have to think in an integrated approach, not only for housing, but for employment and for other social activities, as I said, health, education, markets, and all those things. So it has to be an integrated approach. Integrated approach is the Nupur. Before, closing comments on how exactly the lessons that the world can pick from this particular model that we put together. Yeah, the scale is very large. So the best part of it is the participatory approach where the people themselves are constructing their house, designing the whole thing, and this is doing it as per their requirement, which is a very good way of doing it. They're getting good houses, and the ownership itself is bringing lot of
a lot of strength and pride in them that they own this kind of house, that they have all their life lived in the very poverty-ridden areas and poverty-ridden scales. So getting this house itself empowers them in a many social and economic manners. And the design itself is very, very good, that can be picked up by the other countries of the world. So these 3-4 points I felt is worth mentioning. Okay. शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अनिल। Well, exactly. All three people joining us this afternoon to discuss the Gramin Awas Yojana there, the project that could be completed in the March 2022. Well, we'll leave it there, and we hope every person's dream, social empowerment comes into play when you have a house, a roof above your heads. That's all we have time for in this edition of Atmanirbhar Bharat. It's me and CS Joshi signing off. Thanks for watching. नमस्कार।